हाय स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए बुक 3 के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ रिवीजन क्लिप के लिए, आपको जो कि काफ़ी हेल्प करेगी। तो मैं बात करूँगा और आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो बुक 3 ओपन कर लेंगे पहले। अगर मैं बुक 3 की बात करूँ, बुक 3 क्या कहती है, चलिए देखते हैं ज़रा। जो आपकी बुक 3 है, जिसका अगर आप मेन पेज पे हेडिंग देखेंगे तो ये हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस बुक का नाम है। अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करना है, वो आपको हेल्प करेगी बुक 3। और बुक 3 के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है, कौन सा वाला चैप्टर, ये यहाँ चैप्टर लिख लेते हैं। चैप्टर नंबर जो 1 है, चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है आपको, इस हेडिंग जो है वो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। पहले चैप्टर का नाम क्या है बुक 3 में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इसका मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है। तो मेनली अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड साथ में यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगी आपको बैलेंस शीट। आपको पता चल जाएगा भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है। सेकंड जो चैप्टर है इसके अंदर, वो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या नाम है इसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इस चैप्टर में प्रॉपर आपको थ्योरी पढ़ने के लिए मिलेगी। और थ्योरी में क्या पढ़ने के लिए मिलेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी एनालिसिस कैसे करनी है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस कैसे करनी है और उसके लिए क्या क्या हमारे पास टूल्स होते हैं, उसकी प्रॉपर हमें थ्योरी पढ़ने के लिए मिलेगी। जो मैं रिवीजन क्लिप बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 के लिए, जिसको हम बोलते हैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इस पूरे चैप्टर का नाम है। कौन से चैप्टर का नाम है ये? चैप्टर नंबर 3, जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। चलिए ज़रा देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। तो नेक्स्ट पेज पे मैं चलूँगा। चैप्टर नंबर ये जो है 3 आपका, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है। कौन सी 2 चीज़ें पढ़नी है, देखते हैं ज़रा। पहला जो इसमें पढ़ना है, एक होता है कंपैरेटिव। क्या होता है इसमें? कंपैरेटिव। और दूसरा टूल जो होता है वो होता है कॉमन साइज। कंपैरेटिव में भी 2 चीज़ें आती हैं फर्दर, और ऐसे ही कॉमन साइज में भी 2 चीज़ें आती हैं। कंपैरेटिव भी आपको 2 टाइप का पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L पढ़ना है और एक बैलेंस शीट पढ़ना है। ऐसी सेम कॉमन साइज में पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L और एक पढ़ना है बैलेंस शीट। तो अगर मैं मोटा मोटा लेके चलूँ तो 25% ये हो गया, 25% ये, 50% चैप्टर, 25% ये हो गया और 25% ये हो गया। ये कंप्लीट आपका चैप्टर इस तरीके से 100% बनेगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट P&L की हम थोड़ी सी बात करेंगे। और आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप बुक ज़रूर खोल लीजिएगा, चैप्टर नंबर 3। और इसमें मेरे साथ क्या हुआ था, 2010 में जब मैं बोर्ड के पेपर दे रहा था, मैं भी आपकी तरह ये फॉर्मेट पढ़ के गया था, लेकिन मेरे टाइम पे आ गई थी इसमें टोटली थ्योरी। तो इसलिए मैं कुछ बेसिक थ्योरी आपसे बात करूंगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट के ऊपर। चलिए देखते हैं। तो पॉइंट नंबर हम यहाँ 1 डाल लेते हैं, ए,
और हम बात करेंगे अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम P&L भी पढ़ेंगे एंड साथ में बैलेंस शीट भी हम पढ़ेंगे। ज़रा देखते हैं ज़रा क्या आता है यहाँ। कंपैरेटिव स्टेटमेंट की सबसे पहले थ्योरी चलता है और कंपैरेटिव स्टेटमेंट को एक दूसरे नाम से बुलाया जाता है। किस नाम से बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है, एक तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इसको इस नाम से क्यों बुलाते हैं, जब इसका फॉर्मेट बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसका एक नाम हो रहा है जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक और एक नाम हो रहा है इसका टाइम सीरीज एनालिसिस। ये आपको याद रखनी है, ये सारे इसके नाम, इतने सारे इसके ये नाम है। इसके बाद एक चीज और याद रखना है, इस केस में हम मेनली जो करते हैं वो करते हैं हम इसमें इंट्रा फर्म कंपैरिजन। क्या करते हैं इसमें हम? इंट्रा फर्म कंपैरिजन, मतलब एक ही कंपनी का डेटा उसके डिफरेंट ईयर्स हम कंपेयर करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन करते हैं। फर्दर ये जो बनती है फॉर टू और मोर देन 2 ईयर्स के लिए ये बनती है, क्योंकि एक साल का खुद से कंपेयर नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सालों का यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद आप बुक से 2-3 चीज़ें और पढ़ लीजिएगा जो इसमें आपका थ्योरी में आपको हेल्प करेगी। थ्योरी में क्या पढ़ना है इस टॉपिक में से आपको? कंपैरेटिव स्टेटमेंट में थ्योरी में पढ़ना है, एक तो आप पढ़ना ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या कंपैरेटिव स्टेटमेंट के, इसी को दूसरे नाम से बुलाते हैं पर्पस और तीसरे नाम से बुलाते हैं इसमें यूटिलिटी। इस तीनों नामों से इनको बुलाते हैं। तो ये आप पढ़िएगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका, वो है डेटा प्रेजेंटेशन बिकम्स सिंपल एंड कंपेरेबल। होता क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बनाई जाती है जिससे कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा है उसको हम अच्छे से प्रेजेंट करके उसको सिंपली एंड कंपेयर उसको कर सकते हैं। इंडिकेट्स ट्रेंड दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका, इंडिकेट ट्रेंड्स। तो इंडिकेट ट्रेंड का मतलब ये होता है कि हमें पता चलेगा कि पिछले 2-4 सालों में हमारा RFO बढ़ रहा है, घट रहा है, शेयर होल्डर्स फंड बढ़ रहा है, घट रहा है। ट्रेंड जो अपवर्ड की तरफ है, डाउनवर्ड की तरफ, ये होता है इसका। तीसरा, आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से पार्ट पे आपकी स्ट्रेंथ है और कौन से पे वीकनेस है। आपका फर्दर यहाँ पर इंटर फर्म कंपैरिजन भी होता है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी हो जाएगा यहाँ पर। और सबसे लास्ट है फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग में भी आपको हेल्प करता है। इंपोर्टेंस की बात करूं तो इंपोर्टेंस किसके लिए इसकी? सबसे पहला शेयर होल्डर। हर कोई शेयर होल्डर देखना चाहेगा कि भाई अपनी कंपनी के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के साथ। डिसीजंस एंड प्लान्स में आपको हेल्प करेगा। लैंडर्स जो लोन देते हैं वो इसको देखेंगे डेफिनेटली अपने लोन्स के रिगार्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहती है। फर्दर कंपनी इस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी ले सकती है। तो लगभग 4 इसके ये इंपॉर्टेंस है। अगर लिमिटेशंस की बात करें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हमने पढ़ा भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और तीसरा अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लिमिटेशन। तो लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो लिमिटेशन आपने जो 11th क्लास में लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी, मैंने तो जहाँ तक देखा है वही लिमिटेशन हर जगह लिख दीजिएगा, सेम कॉमन वही चीज़ निकल के आती है। हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स मेंटेन पे बेसिस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं। पर्सनल बायस इफेक्ट होता है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड, प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर्ड, वेरिएशंस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये सब क्या होती हैं आपकी लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो इतनी लगभग थ्योरी थी। अब मैं आपको प्रॉपर एक फॉर्मेट बताऊंगा कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट P&L बैलेंस शीट कैसे बनती है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं नंबर 1, हम बनाने जा रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट ये सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट कैसे बनता है। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं इसका।
जी, ये अपना फॉर्मेट रेडी हो गया है। अब मैं आपको बात बताऊं, कंपैरेटिव जो वर्ड बना है ना, ये जो कंपैरेटिव वर्ड बना है वो बना है कंपेयर से। किससे बना है? कंपेयर, मतलब एक साल का डेटा हम दूसरे साल के डेटे से कंपेयर करने वाले हैं। कैसे? यहाँ पर लिखिएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। यहाँ पर आप डेटा क्वेश्चन में आगे पीछे हो सकता है, यहाँ करंट ईयर भी हो सकता है, यहाँ प्रीवियस ईयर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रीवियस ईयर और यहाँ पर लिख रहा हूँ करंट ईयर। प्रीवियस ईयर मैं मान लेता हूँ 2024 से 25 और ये मान लेता हूँ 2025 से 26। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या बोलेगी कि सबसे पहले मान लीजिए आपको दे दिया शेयर होल्डर्स फंड। पिछले साल जब आपने शेयर होल्डर फंड था आपका वो था 1 लाख रुपए, और करंट ईयर में जो बढ़ के है शेयर होल्डर्स फंड वो हो गया है 1,20,000 रुपये। कितना हो गया है? 1,20,000 रुपये। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं नॉन करंट लायबिलिटी की, मान लेते हैं कि पिछले साल 50,000 रुपये थी और करंट ईयर में बढ़ के हो गई है 80,000 रुपये। उसके बाद करंट लायबिलिटी है, मान लेते हैं 20,000 थी और करंट ईयर में बढ़ के हो गई है 30,000 रुपये। अब ज़रा टोटल चेक कर लेते हैं भाई, टोटल कितना कितना आ रहा है, और सभी सालों का हम टोटल करेंगे यहाँ। ठीक है, चलिए जी टोटल ज़रा देख लेते हैं। 1,70,000 ये लगभग आपका आ रहा है प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का आ गया 2,30,000 रुपये। कंपेयर करेंगे फिगर्स। लास्ट ईयर शेयर होल्डर्स फंड कितना था? 1 लाख। करंट ईयर में बढ़ के कितना हो गया? 1,20,000। तो यहाँ पर निकालेंगे हम चेंज इन वैल्यू। कितना चेंज आया? 20,000 आ गया है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी 50 था, बढ़ के कितना हो गया? 80। कितने अमाउंट से बढ़ गया है? 30,000 रुपये। उसके बाद करंट लायबिलिटी पिछले साल था 20,000, करंट ईयर में बढ़ के कितना हो गया? 30,000। कितना अमाउंट का चेंज आया? 10,000 रुपये। अब आपको बोलेगा कि परसेंटेज निकालिए। किसकी परसेंटेज निकालने वाले हैं? थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर ये गोला मार रहा हूँ, यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ, इसकी हम परसेंटेज निकालेंगे। चलिए, परसेंटेज कैसे निकलेगी? परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, मतलब प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। कितना चेंज हुआ अपना? चेंज हुआ अपना सर 20,000 रुपये चेंज हुआ। प्रीवियस ईयर में शेयर होल्डर फंड कितना था? प्रीवियस ईयर में था सर 1,00,000 रुपये इंटू 100। कितना परसेंट चेंज हुआ? 20%। तो इस तरीके से आपको सारी परसेंटेज निकालनी है। मैं परसेंटेज निकाल के रखता हूँ सर। यहाँ पर हो गया आपका 20%, हाँ 20% ही बैठेगा। ठीक है, चेंज जो आएगा ये डेल्टा है, और यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा परसेंटेज। ये आ गया 20% का चेंज। अगर मैं बात करूँ 30,000 रुपये बढ़ा है, तो मेरे ख्याल से 5, 6 30, 60% चेंज आया है। और ये जो बढ़ा है ये बढ़ा है 50% से। ठीक है जी, तो ये चेंज इन वैल्यू टोटल कर लीजिए, 30, 20, 50 और 10, 60। ये आ गया आपका। ठीक है, इसी तरीके से सेम क्या होगा? इसी तरीके से सेम नीचे एसेट्स आ जाएंगे आपके, ऊपर लायबिलिटीज आ गई हैं। इसी तरीके से हम क्या बोलते हैं इसको? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपेयर करिए करंट ईयर के फिगर्स प्रीवियस ईयर से, उसमें चेंज निकालिए और देन आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चेंज। ऐसे सेम फॉर्मेट होता है किस चीज़ का? स्टेटमेंट ऑफ P&L। चलिए एक इलस्ट्रेशन ज़रा देखेंगे हम कैसे होता है इसमें काम। ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड। यहाँ पर आप देखिएगा शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया हुआ है? 3.5 लाख रुपए। कितना दिया हुआ है? 3.5 लाख रुपए दिया हुआ है। और प्रीवियस ईयर में कितना था? 3 लाख रुपए। ज़रा देखते हैं। हाँ जी, तो और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं जी। तो पहले शेयर होल्डर फंड कितना था? प्रीवियस ईयर में ये था 3 लाख रुपए, और करंट ईयर में बढ़ के कितना हो गया? 3.5 लाख, सॉरी। देखिए ज़रा कैसे बनाया इन्होंने क्या किया? कंपैरेटिव बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ, ये तो लिखना ही मत भूलिएगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट किस साल का आप बना रहे हैं। इन्होंने पहले 2018 के फिगर रखे हैं, देन 2019 के फिगर रखे हैं,
शेयर कैपिटल पिछले साल था 3 लाख रुपए, करंट ईयर में बढ़ के हो गया 3 लाख, चेंज आ गया 50,000 रुपये का। और परसेंटेज कैसे निकलेगी? परसेंटेज निकलेगी 50,000 रुपये का सर चेंज आया, और प्रीवियस ईयर फिगर कितना था? प्रीवियस ईयर फिगर था 3 लाख रुपये इंटू 100, ठीक है। ये आपका जो भी है फिगर 16.67% चेंज निकल के आ गया। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, बाकी सारे लायबिलिटीज एंड एसेट्स को इन्होंने निकाला है, ठीक है जी।